डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल प्रशासनिक सुधारों के लिए विख्यात है और जिस समय कॉर्नवालिस ने शासन सूत्र अपने हाथों में लिया उसमें कंपनी का शासन अत्यंत जर्जर, भ्रष्ट, अव्यवस्थित और अनेक समस्याओं से युक्त था। ऐसे कंडीशन में कॉर्नवालिस का जो उद्देश्य था शासन में इन वर्षों में निराकरण करके उसे सुदृढ़ आदान प्रदान करना था और इस तरह से इस दृष्टि में कॉर्नवालिस ने शासन के प्रत्येक पक्ष में सुधार किया। अध्ययन की सुविधा के लिए उसे कॉर्नवालिस के सुधारों को हम निम्न रूप में रख सकते हैं। पहला है सिविल सेवाओं में सुधार। कॉर्नवालिस ने शासन सूत्र को अपने हाथ में लेते ही कंपनी के शासन में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अनेक समस्याएं थी, कर्मचारी उसके भ्रष्ट हो गए थे, इसलिए उसने व्यवस्था को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने अनेक कदम उठाए यानी सिविल सेवाओं में उसने बहुत सारे सुधार किए। उन्हीं सुधारों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी के में लगे हुए कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के सेवकों में वेतन में समुचित वृद्धि हो गई। तो इस तरह से वेतन वृद्धि करना चाहता था जिससे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं वे उससे दूर हो सकें और अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त न रहना पड़े। नेक्स्ट, कंपनी के सेवकों के आचरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और सिविल सेवकों को नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य किया। उसने कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी, क्योंकि निजी व्यापार करने में वे भ्रष्टाचार करते थे, इसलिए उसने ऐसे क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर्मचारियों को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वे अब निजी व्यापार नहीं करेंगे। तो इस तरह से निजी व्यापार पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। उसने कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास किया। नियुक्ति में वह योग्यता को वरीयता देता था, यानी जो कर्मचारी योग्य होगा उसी की नियुक्ति होगी। किसी भी सिफारिश को नहीं सुनता था। एक बार किसी भी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष टूर्नर ने कॉर्नवालिस से सिफारिश की थी, किंतु कॉर्नवालिस ने सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये एक घटना थी। कहने का मतलब है कॉर्नवालिस ने एकदम साफ सुथरा कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की, जिससे किसी भी तरह का ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न की जाए जो अयोग्य थे। कंपनियों की नियुक्ति में कॉर्नवालिस ने भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजी तथा यूरोपियों की प्रधानता दी। कहने का मतलब वह भारतीयों की नियुक्ति नहीं करना चाहता था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करने में वह विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि भारतीय विश्वास के योग्य नहीं है या भारतीयों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने विश्वसनीय पदों पर नियुक्ति करने के लिए उसने अनेक नियम बनाए और उनकी नियुक्ति भी नहीं करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उनके ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों की पेंशन की प्रथा प्रचलित की, यानी कॉर्नवालिस ने जो जितने भी कर्मचारी थे उनके पेंशन की व्यवस्था प्रचलित की, क्योंकि पेंशन के लालच में, यानी कहने का मतलब जिन कर्मचारियों को पहले ये व्यवस्था नहीं मिलती थी वे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, सोचते थे कि हम रिटायर्ड होंगे तो खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लें। इस तरह से उसने पेंशन की व्यवस्था कर देने के कारण कर्मचारियों को अब लगने लगा था कि अब उनका जीवन सुरक्षित है, इसलिए वो भ्रष्टाचार से दूर होने लगे। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। न्याय व्यवस्था उसने अनेक परिवर्तन किया, जिससे कॉर्नवालिस द्वारा अपनाई गई सुधार योजनाओं उसने न्याय संबंधी सुधारों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने सर विलियम जोन्स की सहायता से देश की न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया। उसने न्याय संबंधी सुधारों में मुख्यतः निम्नलिखित पक्ष थे। न्यायिक संगठन की दृष्टि से उसने न्यायालय के दो भागों में डिवाइड किया था। पहला है दीवानी अदालतें और दूसरा है फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतों में देखेंगे हम लोग दीवानी न्यायालय का पुनर्गठन उसने किया। जहाँ तक दीवानी अदालतों के गठन का प्रश्न है, उसने इन अदालतों को 4 सोपानों में डिवाइड किया। सबसे निम्न स्तर का जो 4 सोपान थे वे अदालत खलीफा थे, यानी खफीफा के नाम से जाने जाते थे, या मुंसिफ या अमीन की अदालतें के नाम से जाना जाता था। दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा प्रांतीय अपील न्यायालय और चौथा है सदर दीवानी अदालत। अब अदालत खफीफा के संदर्भ में देखेंगे दीवानी अदालतों में निम्नतः सोपान पर आती थी। यह अदालतों में 50 रुपया इससे कम मूल्य के मामले की विचार किया जाता था। अमीन या मुंसिफ इस मामलों में सुनवाई करते थे। सेकंड है अदालत खफीफा के ऊपर जिला न्यायालय होते थे, जिन जिला न्यायालयों को दीवानी अदालत भी कहते थे, यानी जिला न्यायालय को दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता था। इन दीवानी अदालतों का प्रधान कोई अंग्रेज होता था, उसकी सहायता के लिए अभिनिर्धारक होते थे। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण पद था। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जिला न्यायालयों के ऊपर अपील के 4 प्रांतीय न्यायालय थे। ये न्यायालय ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और पटना में स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे जिला न्यायालयों के ऊपर अपील के 4 जो प्रांतीय न्यायालय थे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4 प्रांतीय न्यायालय कौन से थे, किन स्थानों पे स्थापित किए गए थे। तो पहला ढाका में, दूसरा मुर्शिदाबाद में, तीसरा कलकत्ता में और चौथा पटना में स्थापित किए गए थे। तो ये 4 प्रांतीय न्यायालय थे जो महत्वपूर्ण हैं
और इनमें प्रत्येक न्यायालय में 3 न्यायाधीश होते थे। तो इस तरह से प्रत्येक न्यायालय में 3 न्यायाधीश होते थे। ये लोग भी अंग्रेज या यूरोपियन से ही होते थे, यानी भारतीय इसमें नहीं होते थे। इनकी सहायता के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक मुफ्ती, एक काजी और एक पंडित हुआ करता था। ये अदालतें अपील की अदालतें थीं, जहाँ नीचे की अदालतों के आए हुए मामलों पर विचार किया जाता था। नेक्स्ट है सदर दीवानी, यानी अदालत दीवानी मामलों की व्यवस्था की करने वाली सर्वोच्च अदालत थी, जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में था। इसका प्रधान था या स्वयं गवर्नर जनरल होता था अथवा उसकी काउंसिल के सदस्य होते थे। यह न्यायालय सब प्रकार के दीवानी मामलों की अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। इस न्यायालय के विरुद्ध के इंग्लैंड में सम्राट के यहाँ अपील की जा सकती थी, किंतु इसके लिए आवश्यक था कि मुकदमे की धनराशि 5,000 रुपये या उससे ऊपर की हो। फौजदारी न्यायालयों का गठन कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन किया। फौजदारी के क्षेत्र में सबसे नीचे दरोगा अदालत का गठन किया। दरोगा अदालत के ऊपर जिला फौजदारी अदालत होती थी तथा जिला फौजदारी अदालत का प्रधान जिला जज या सेशन जज होता था। इन फौजदारी अदालतों के ऊपर फौजदारी के मामले पर विचार करने के लिए मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना और कलकत्ता में 4 दौरा न्यायालय थे और ये दौरा न्यायालयों के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। इस दौरा न्यायालयों को मृत्युदंड देने का अधिकार था, किंतु मृत्युदंड की परिपोष्य सदर न्यायालय या निजामत अदालत द्वारा ही होती थी। सदर निजामत अदालत भारत की सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता था। यह गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति का करता था। इस तरह से इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है पुलिस व्यवस्था में सुधार। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में भी उसने सुधार किया। कॉर्नवालिस ने नियमित पुलिस को भी व्यवस्था की। पहले पुलिस की व्यवस्था का कार्य जमींदारों के हाथों में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रथा का अंत किया। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले पुलिस किसके अधीन थी, यानी पहले पुलिस व्यवस्था जमींदारों के अधीन होती थी और कॉर्नवालिस ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्रत्येक मील की दूरी पर एक पुलिस थाना स्थापित किया और इस थाने का प्रधान एक दरोगा होता था। दरोगा के ऊपर पुलिस सुपरिटेंडेंट होते थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट कलेक्टरों के जिलों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते थे। इस तरह उसने पुलिस सुधार में एक महत्वपूर्ण कार्य उसने किया कि जमींदारों के अधीन जो व्यवस्था थी पुलिस की, उसको उसने समाप्त कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है व्यावसायिक सुधार। कॉर्नवालिस ने अनेक व्यावसायिक सुधार किए, जैसे उसने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी। प्रत्येक सीमा शुल्क चौकी पर एक कमर्शियल रेजिडेंट नियुक्त किया गया और इस प्रकार 15 रेजिडेंट नियुक्त किए गए। इस कमर्शियल रेजिडेंटों का मुख्य कार्य यह था कि कंपनी के पूंजी का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों के माल के ठेके देने बंद कर दिए और उसके स्थान पर एक जेल नियुक्त किया और भारतीय व्यापारियों को सीधे माल देने की व्यवस्था प्रारंभ की। नेक्स्ट है, अब तक कंपनी के गुमास्ते जुलाहों में अपना माल दूसरे के हाथों नहीं बेचते देते थे। अब यह नियम बना दिया गया कि जुलाहे गुमास्तों को ही उतना माल देने के लिए बाध्य होंगे जितने की पेशगी उनको दी गई है। शेष माल वे दूसरे के हाथों बिक्री कर सकते हैं। तो उसने एक परिवर्तन किया। कॉर्नवालिस के सभी सुधारों में अस्थायी बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त था, नहीं सबसे महत्वपूर्ण सुधार था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने सुधारों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण किंतु सर्वाधिक विवादास्पद सुधार भूमि व्यवस्था से संबंध रखते थे। यानी भूमि व्यवस्था से संबंधित ये सुधार स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार का ही एक पक्ष था, जिसके अनुसार उसने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में भू राजस्व को स्थायी प्रबंध किया था। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किन क्षेत्रों में उसने स्थायी किया था, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में। इस क्रम में आगे देखेंगे। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार का मुख्य कारण यह था कि प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था में अनेक दोष थे। 1765 ईस्वी में वो कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। उस समय लगान वसूली की यह व्यवस्था प्रचलित थी कि खेती करने वाला व्यक्ति या रैयत अपनी पैदावार का एक निश्चित भाग सत्र या नकदी के रूप में जमींदार को देता था। प्रारंभ में जमींदार केवल लगान वसूल करने वाले ही थे, किंतु कालांतर में इनका पद पैतृक या वंशानुगत हो गया और इस प्रकार जमींदार जो पहले ठेकेदार की भांति थे, अब वे एक प्रकार से भूस्वामी अधिकारी हो गए। उनका कार्य अपने क्षेत्र में कृषकों की मालगुजारी वसूल कर उनका 10वां भाग अपने पास रखकर शेष भाग सरकार को देना होता था। इसके सबके साथ वह एक कार्य अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कर्तव्य करना भी होता था। वह व्यवस्था अंग्रेजों के दीवानी मिलने के पहले से मुगलों के शासनकाल से चली आ रही थी। यानी कहने का मतलब है यह व्यवस्था मुगलों के शासनकाल से चली आ रही थी। यह व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। अतः सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया। उसने नीलामी की प्रथा के अनुसार सबसे ऊंची बोली लगने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए मालगुजारी वसूल करने का ठेका उसने देने की व्यवस्था की। यह 5 वर्ष व्यवस्था सफल न हो सकी। अतः हेस्टिंग ने पुनः 1 साल के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दी। मालगुजारी वसूल करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इसके और भी भयंकर परिणाम निकले। इससे जमींदार, रैयत और कृषि और किसान सभी की दशा खराब हो गई। इस व्यवस्था से सरकार की आय कम हो गई, जमींदारों पर ऋण बढ़ गए
अतः इस व्यवस्था को दूर करने के लिए पहले 10 साल के लिए भू राजस्व की व्यवस्था की गई। इन दोषों को दूर करने वाले कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था का प्रतिबंध किया और उसने सर जॉन सोड नामक एक अधिकारी को परामर्श से मालगुजारी संबंधी आंकड़े एकत्रित किए और उसने आधार पर उसने स्थायी मालगुजारी निश्चित की। इस व्यवस्था में उसने निम्नलिखित उद्देश्य थे। कहने का मतलब उसकी इस व्यवस्था के अनेक उद्देश्य थे। पहला, कंपनी की आय निश्चित करना, जमींदार वर्ग का निर्माण करना जो अंग्रेजी राज के समर्थक थे, और तीसरा, पूर्व में प्रचलित पंचवर्षीय एक वर्षीय प्रथा को समाप्त करना और कृषि की उन्नति करना। तीसरा इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं थी। पहला है, मालगुजारी के लिए जमींदारों से समझौता किया गया। जमींदारों को उस भूमि को स्वामी मान लिया गया जिस क्षेत्र में वे मालगुजारी वसूल किया करते थे। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार मालगुजारी निश्चित करने और वसूल करने की नीलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब मालगुजारी वसूल करने का कार्य एक स्थायी व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को दे दिया गया। नेक्स्ट है, यह निश्चित कर दिया गया कि मालगुजारी का 90% भाग राज्य का स्थायी अंश होगा और शेष अंश जमींदारों का होगा। नेक्स्ट, इसके अनुसार प्रत्येक किसान द्वारा दिया गया लगान निश्चित कर दिया गया। इसके बाद वे किसी भी प्रकार की वृद्धि की संभावना समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट, जमींदारों को निश्चित समय पर निर्धारित मालगुजारी देना आवश्यक कर दिया गया। यदि कोई जमींदार निर्धारित मालगुजारी देने में असमर्थ पाया गया तो उसकी जमींदारी को नीलाम करने का अधिकार सरकार के हाथों में आ गया। नेक्स्ट है, जमींदारों को अपनी जमींदारी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्रयुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट, जब तक जमींदार सरकार को मालगुजारी देते रहते थे तब तक सरकारी अधिकारी को उनकी आंतरिक मामलों में या उनके रैयत के साथ के संबंध के विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। जमींदारों से यह आशा की गई थी कि वे अपने क्षेत्र में भूमि की व्यवस्था करेंगे यानी सुव्यवस्था करेंगे। उन्हें शांति व्यवस्था आदि के कार्यों में मुक्त कर दिया गया। इस व्यवस्था के संबंध में अनेक इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, लेकिन स्थायी बंदोबस्त की ये सारे विशेषताएं थी। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे हम लोग स्थायी बंदोबस्त के क्या लाभ है। तो स्थायी बंदोबस्त से प्राप्त लाभों के संक्षेप में हम इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। पहला, बार बार भू राजस्व के प्रबंध से मुक्ति मिल गई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। स्थायी बंद क्या ये पहला लाभ है, यानी स्थायी बंदोबस्त के कारण सरकार बड़ी जल्दी लगान बंदोबस्त करने की परेशानी से बच गई। जो बार बार कर्मचारियों की नियुक्ति करना पड़ता था उससे सरकार को छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है, लगान की राशि निश्चित हो गई। इससे भू राजस्व या मालगुजारी की राशि निश्चित हो गई और इसके संग्रह में गड़बड़ की आशंका भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, भू राजस्व की वसूली में सुविधा, यानी इस भू राजस्व के वसूल करने से भी सुविधा हो गई। लगान वसूल करने का कार्य जमींदारों का रहा। कंपनी सरकार को इसके लिए अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट है, जमींदार वर्ग ब्रिटिश सरकार का भक्त हो गए। इससे जमींदार वर्ग के लोगों की संपत्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई। फलतः बंगाल के संपन्न लोगों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो ब्रिटिश सरकार के परम भक्त हो गए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार में स्थिरता में योग, यानी इस व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार की स्थिरता में योग मिला। जनता में अंग्रेजों के प्रति लोगों की धारणा बदली। बंगाल में अंग्रेज और उनकी व्यवस्था काफ़ी लोकप्रिय हो गई। नेक्स्ट है, बंगाल की वृद्धि, यानी इस व्यवस्था से बंगाल स्थायित्व का संचार हुआ। इस व्यवस्था से बंगाल में सुखी संपत्ति में वृद्धि हुई। बंगाल इस समय देश का सबसे संपन्न प्रांत हो गया था। नेक्स्ट है, किसान बेदखली के भय से मुक्त हो गए। कृषक वर्ग भी इस व्यवस्था से लाभान्वित हुआ। स्थायी बंदोबस्त के पहले कृषकों को बेदखली का भय बना रहता था परंतु अब इस व्यवस्था के कारण लोगों में भय समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, कंपनी के अधिकारियों को अन्य कार्य देखने की सुविधा का अवसर मिल गया, यानी इससे कंपनी के योग्य अधिकारी जो थे वो शासक के अन्य कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल गया। अभी तक कंपनी के अनेक योग्य अधिकारी पहले भू राजस्व विषयक व्यवस्था में काफ़ी व्यस्त रहते थे, अब वे इस कार्य से मुक्त हो गए और इसका समय समय पर वे कार्य देखभाल में लगा दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त के दोषों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, यानी स्थायी बंदोबस्त के अनेक दोष थे। अध्ययन के लिए हम दोषों को निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला है, जमींदार द्वारा किसानों के लगान की मनमानी वसूली। स्थायी बंदोबस्त का किसानों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। जमींदार किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे। लगान न देने पर उन्हें अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे। फलतः किसानों की दशा अत्यंत खराब हो गई। नेक्स्ट है, किसानों का जमींदारों का दास बन जाना। यही नहीं, स्थायी बंदोबस्त के कारण पूरी तरह से जमींदारों की कृपा पर किसान निर्भर होने लगे। अब जमींदार किसानों को मनमाने ढंग से बेदखल कर सकते थे। वास्तव में इस व्यवस्था से जमींदार अपने क्षेत्र की भूमि के स्थायी भूस्वामी हो गए और किसान उनके स्थायी दास हो गए। तो भारत की किसान शताब्दियों तक इस दासता की चक्की में पिसता रहा। नेक्स्ट है, जमींदार द्वारा कृषि की उन्नति में ध्यान न देना। स्थायी बंदोबस्त का एक उद्देश्य कृषि और भूमि के सुधार करना था, लेकिन जमींदारों से आशा की गई थी कि वे अपने क्षेत्र में भूमि भलीभांति सुधार करेंगे, लेकिन कृषि की उन्नति होती, किंतु जमींदार ने स्वार्थ साधन की अपेक्षा अन्य किसी भी बात की चिंता नहीं की।
नेक्स्ट है जमींदार का स्वार्थी तथा विलासी हो जाना। जमींदार स्वयं कृषि नहीं करते थे, अतः गांवों में रहने वाले अपेक्षाकृत शहरों में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में भूस्वामियों को ऐसा समस्या पैदा कर दी, यानी वे आलसी हो गए, काहिल हो गए, विलासप्रिय हो गए। यानी कहने का मतलब जमींदार अब शहरों में रहने लगे थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी और ऐसे कंडीशन में कृषि व्यवस्था डिस्टर्ब होने लगी थी। नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्राप्त लगान का आय का बढ़ न सकना, यानी इस व्यवस्था से लगान की दर सदा के लिए निश्चित कर दी गई थी। फलतः कंपनी सरकार लगान की दर बढ़ाने के में असमर्थ रही। आर्थिक दृष्टि से यह व्यवस्था लगातार लाभकर न हुई। नेक्स्ट है जमींदार द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में अवरोध, यानी इस व्यवस्था से जमींदार वर्ग ने ब्रिटिश साम्राज्य के पोषक, विश्वासपात्र तथा राजभक्त बन जाने के से भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को लंबा आघात पहुंचा।